हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी लोगों का आरडी क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अपनी 12वीं बोर्ड की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, उस जबरदस्त तरीके को और अच्छा बनाने के लिए मैं आप लोगों को 8वां लेक्चर ला दिया हूं। इसमें मैं पढ़ाऊंगा आप सभी लोगों को मौल प्रभाज और उस पर आधारित कुछ प्रश्न। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से बस एक ही बात रहती है कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो का कंटेंट क्वालिटी कैसा लगता है एक बार कमेंट जरूर कर दिया करें प्यारे बच्चों, जिससे मैं आप लोगों को और यदि कुछ कमी होगी या उसको मैं और अच्छा बनाने का बेहतर प्रयास करूंगा। लेकिन आप लोग कमेंट नहीं करेंगे तो मैं कैसे जानूंगा? ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप लोग कमेंट करना ना भूलें। ठीक, चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए बच्चों, पहला है मोल प्रभाज या मोल अंश। आपसे पूछ लिया जाए कि मोल प्रभाज या मोल अंश क्या चीज है, समझ रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, मोल प्रभाज, ठीक है, मोल मोल प्रभाज, ठीक है, मोल प्रभाज या मोल अंश एक ही चीज होता है। ठीक है, मोल प्रभाज बराबर होता है किसी एक घटक का मोल, ठीक है, एक घटक का मोल, एक घटक का मोल तथा कुल घटक का मोल। तो आपसे पूछा जाए भाई कि मोल प्रभाज क्या है, तो एक घटक का मोल, विलयन में उपस्थित एक घटक का मोल तथा कुल घटक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज बोलेंगे। देखिए, मोल प्रभाज बराबर एक घटक का मोल तथा कुल घटक का मोल। तो आपसे पूछ लिया जाए मोल प्रभाज की परिभाषा क्या है। विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल, विलयन पहले ऊपर बोलेंगे, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल तथा नीचे तथा कुल घटक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, आपसे कोई कह दे कि मोल प्रभाज क्या है, तो बोलेंगे विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल तथा कुल घटक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे आपको मोल प्रभाज निकालना है दो लोगों का, एक विलेय का और एक विलायक का। तो चलिए पहले जो विलेय और विलायक का मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे हम थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। पहले बात करेंगे विलेय का। विलेय का मोल प्रभाज कैसे निकाला जाता है, लिखेंगे विलेय का विलेय का विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज क्या होगा बताइए? विलेय का जो मोल प्रभाज होगा किसी एक घटक का मोल, मतलब ध्यान दीजिएगा, जब विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, जो मोल प्रभाज है ना, तो उसको यक्ष से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यक्ष से। ठीक है, और जो हमारा मोल होता है उसे स्मॉल एन से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? स्मॉल एन से। अब फार्मूला कैसे बनाना है ध्यान दीजिए आप सभी लोग प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। विलेय का मोल प्रभाज है तो यक्ष लिखेंगे, विलेय है तो बी लिखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, एक घटक का मोल, एक घटक का मतलब मोल मतलब पैरचो जिसका हम मोल प्रभाज निकालेंगे उसी का ऊपर मोल रखेंगे पैरचो। तो विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो ऊपर किसका मोल लिखेंगे? विलेय का, यान बी बटे में कुल घटक का मोल। कुल घटक का मतलब पैरचो विलयन में दो घटक होते हैं, विलेय और विलायक। कुल घटक का मोल जो रहेगा उसको लिखेंगे यन ए प्लस यन बी। ठीक है, ये किसका हो गया? विलेय का मोल प्रभाज। अब विलायक का निकालना होगा तो कैसे फार्मूला लिखेंगे विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज। बताइए इसके लिए क्या फार्मूला लिखेंगे? मोल प्रभाज है तो यक्स लिखेंगे, विलायक है तो ए लिखेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे? बराबर पैरे बच्चों। अब देखिए, जिसका मोल प्रभाज निकालना होगा उसी का ऊपर मोल रखेंगे। विलायक का निकालने हैं तो विलायक का मोल ऊपर लिखेंगे। मोल होता है यन, विलायक है इसलिए ए लिखेंगे। और विलयन में नीचे क्या? कुल घटक का मोल। तो कुल घटक का जो मोल होता है, कुल मोल या कुल घटक का मोल लिख सकते हैं, घटक भी लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है, घटक लिख देंगे तो ज्यादा अच्छा रहे। एक घटक, ठीक है, एक घटक का मोल, एक घटक का मोल। नीचे क्या होगा? कुल घटक का मोल। ठीक है, नीचे होगा कुल घटक का मोल।
कुल घटक का मोल, कुल घटक का मोल। ठीक है, तो देखिए विलायक का मोल प्रभाज बराबर XA बराबर Na बटे में कुल घटक यही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, Na प्लस Nb। कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना था बच्चों, सब कुछ आपके सामने है, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हम कैसे विलेय का मोल प्रभाज निकालेंगे, विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे। मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होगा, तो बोलेंगे विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोल तथा कुल घटक के मोल के अनुपात को मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। यदि आप सभी लोगों को हमारी बात इतनी क्लियर हो गई होगी प्यारे बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब प्यारे बच्चों इस पे आप इसके कुछ विशेष पॉइंट लिखते हैं। यह मात्रकहीन राशि, मतलब इसका मात्रक नहीं होता है। ठीक है, यह मात्रकहीन राशि है। ठीक है, या इसका कोई मात्रक नहीं होता, ऐसे लिख दीजिए, इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। और अगले पॉइंट पे बच्चों, ये ताप के द्वारा भी नहीं प्रभावित होगा। क्यों, मैं आपको बताया कि यदि प्रश्न में कहीं पर आयतन दिया हो तभी समझ लीजिए वो राशि ताप के द्वारा प्रभावित होगी, लेकिन इस राशि में, इस मूल अंश में कहीं आयतन दिया नहीं, इसका मतलब बच्चों आयतन का इसका दूर दूर तक नाता नहीं है। इसका मतलब है ताप के द्वारा दूर दूर तक नहीं प्रभावित होगा। ठीक है, अगले पॉइंट पे बच्चों इसका कोई मात्रक नहीं होता। देखिए एक पॉइंट और है कि मूल प्रभाजों का योगफल सदैव एक होता है। लिखेंगे मूल प्रभाज का मूल प्रभाज का योगफल सदैव एक होता है। सदैव कितना होता है बच्चों, एक होता है। मूल प्रभाजों का योगफल सदैव एक होता है। कैसे, ध्यान दीजिए बच्चों, जैसे XA प्लस XB बराबर आप जोड़ सकते हैं, एक आना चाहिए। कैसे, XA का वैल्यू रखेंगे Na बटे में Na प्लस Nb, और XB का लिखेंगे प्लस में Nb बटे में Na प्लस Nb। जोड़ दीजिए, हर समान है। XA प्लस XB बराबर कितना आ जाएगा, Na प्लस Nb बटे में कितना होगा, Na प्लस Nb। हर समान अंश जुड़ जाएगा, कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, XA प्लस XB बराबर 1। तो मूल प्रभाजों का योगफल सदैव एक होता है। जैसे दो मूल प्रभाज है, 3 होते तो 3 का भी मूल प्रभाज कितना होता बच्चों, एक ही होता, प्लस डॉट डॉट बराबर कितना, 1। तो जितने भी मूल प्रभाज होंगे सभी का योगफल कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर हो गया आप सभी लोगों को, बताइए। यदि आप लोगों को हमारी बात क्लियर हो गई होगी तो बच्चों इतने का स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें। ठीक है, तो ये विशेष पॉइंट थे जिससे आप लोगों को क्वेश्चन करने में ज्यादा आसान हो, फायदेमंद हो, तो आप लोग बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए। ठीक है, चलिए अब बच्चों इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन के बारे में भी चर्चा कर देते हैं। तो इसके प्यारे प्यारे प्रश्न 2 हैं, इस प्रश्न को ध्यान से देखें और प्रश्न को आसान तरीके से कीजिए। किसी भी प्रश्न को करने के लिए झिझक नहीं होनी चाहिए। ठीक है क्या कह रहा है बच्चों, 46 ग्राम एथेनॉल को 54 ग्राम जल में घोला गया। इसमें पहले ये तो पहचानिए कौन विलेय है कौन विलायक। 2 घटक है, एक एथेनॉल है, एक क्या है आपका है जल। तो जल को आप विलायक मानेंगे, भाई जल विलायक ही होता है, तो एथिल अल्कोहल विलेय होगा। ठीक है, तो बच्चों हम यदि बात करेंगे विलेय के लिए, विलेय कौन है, एथिल अल्कोहल। विलेय के लिए बात करेंगे तो एथिल अल्कोहल विलेय है C2H5OH। बच्चों C2H5OH का भार कितना दिया है, विलायक है तो भार कितना दिया है, WB कितना है बच्चों, WB है आपका 46 ग्राम। अब हमें C2H5 का क्या निकालना है, अणु भार। क्योंकि मोल तभी हम निकाल सकते हैं, मोल बराबर फार्मूला होता है पदार्थ का भार बट्टे में अणु भार। मोल का फार्मूला क्या होता है, पदार्थ का भार बट्टे अणु भार। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मोल बराबर होता है भार, पदार्थ का भार पर बच्चों
पदार्थ का भार बटे में अणु भार होता है। अणु भार आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों को बता दूंगा। पदार्थ का भार तो मिल गया, इसका अणु भार नहीं मिला है, तो इसका अणु भार कैसे निकालेंगे? C2H5OH का अणु भार Mb बराबर कैसे निकालेंगे? पहला क्या काम है बच्चों, इसमें कार्बन की संख्या टोटल देखिए C बराबर दिया रहेगा 12, O बराबर 16, H बराबर 1। आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत नहीं, मैं पहले बता दिया हूँ। C की संख्या कितनी है? 2, मान कितना है? 12, प्लस आगे चलिए H कितना है टोटल? 5 1 6, 6H है, मान 1 होगा, प्लस लगाइए आगे चलिए। O की संख्या कितनी है? O की संख्या 1 है, मान कितना है बच्चों? 16। बताइए कितना आ जाएगा? 24 6 16, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा बच्चों? आपका जोड़ेंगे तो 46 AMU आ जाएगा। अब बताइए पदार्थ का भार आ गया, अणु भार आ गया, अब तो मोल निकाल सकते हैं। मोल N बराबर होगा WB बटे में NB निकालेंगे ना, बिले का है तो NB बराबर WB बटे में MB। बताइए बच्चों फार्मूला क्या लिखेंगे? NB बराबर WB का मान कितना है? WB है आप सभी लोगों का प्यारे बच्चों 46 बटे में 46, कितना आ जाएगा WB बराबर बच्चों? WB बराबर 1 मोल आ जाएगा। WB बराबर कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। समझ में आप सभी लोगों को? अब हम बात करते हैं बच्चों, किसका बात करते हैं? अब हम बात करते हैं विलायक के लिए, मतलब जल के लिए। अब किसके लिए बात करते हैं? जल के लिए। तो जल के लिए बात करेंगे तो जल आपका विलायक है, ठीक है। यदि हम विलायक के लिए बात करेंगे, लिखेंगे विलायक। विलायक के लिए बात करेंगे तो विलायक हमारा जल है। तो बताइए जल का भार कितना दिया है? भार है 54 ग्राम। WA, भार को W से A इसलिए लिखा गया क्योंकि विलायक है। कितना है? 54 ग्राम बच्चों। कितना है बच्चों? 54 ग्राम। अब निकालेंगे इसका क्या? अणु भार। इसका निकालिए अणु भार। H2O का अणु भार, मतलब M लिखेंगे अणु भार को, लेकिन विलायक है इसलिए A लिख देंगे। अणु भार कैसे निकाला जाता है? पहले देखेंगे, पहले परमाणु संख्या कितनी है? 2, मान कितना है? 1, प्लस लगाइए आगे चलिए। O की संख्या कितनी है सर? 1 है, मान कितना है? 16। बताइए बच्चों MB बराबर कितना हो जाएगा? सर MB बराबर गुणा कर देंगे तो 2 प्लस 16, कितना आ जाएगा MB बराबर? बच्चों MB बराबर हो जाएगा 18 AMU। 18 AMU। अब विलायक का मोल अंश का मोल प्रभाव तो निकालेंगे, लेकिन इसका मोल कैसे निकालेंगे? तो लिखेंगे NB, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ A रहना चाहिए, A रहना चाहिए, ठीक है। A यहाँ A रहना चाहिए भाई, A। तो NA बराबर क्या लिखेंगे फार्मूला? बताइए। लिखेंगे NA बराबर WA बटे में MA। वैल्यू रखिए सभी का। NA बराबर WA का मान कितना है? 46 बटे में MA का वैल्यू है 46। NA बराबर कितना आ जाएगा? 1 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? मैं पूरा गलती ही लिख दे रहा हूँ, बताइए, पूरा गलत काम, एकदम सरासर गलत मैं कर रहा हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। WA का मान कितना है? 54 बटे में MA का मान कितना है बच्चों? 18, भाग दीजिए कितना आगा? बताइए बच्चों, हो जाएगा 3 मोल, ठीक है। कितना आ जाएगा? 3 मोल। तो बच्चों आप सभी लोगों को मैं विलेय का भार निकाल दिया, विलायक का मोल कैसे आया ये भी निकाल दिया। अब निकालना है मोल अंश, एथेनॉल तथा जल का मोल अंश, मतलब एथेनॉल का भी मोल अंश निकालना है और जल का भी मोल अंश निकालना है। तो बच्चों मैं एक एक स्टेप करके समझाया हूं जिससे आपको कहीं भी कोई समस्या ना हो। बच्चों एक एक स्टेप जो मैं बताया हूं, इसको यदि एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो इस पे आधारित जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग जबरदस्त तरीके से कर लेंगे। आपको दूर दूर तक टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं नहीं प्यारे बच्चों? तो आप लोग हमारी बात को समझिए और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ठीक है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए हैं तो चलते हैं अब इसके मोल अंश मोल प्रभाव कैसे निकालते हैं। पहले बात करेंगे एथिल अल्कोहल का, C2H5OH का मोल अंश, मोल अंश या मोल प्रभाव जो भी लिखना चाहे लिख दीजिए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बताइए NB बराबर कितना हो जाएगा? XB मोल अंश है ना, XB बराबर NB बटे में NA प्लस NB। वैल्यू रखिए
एक्स बी बराबर बच्चों एन बी का मान कितना है 1 है, बटे में इसका वैल्यू 3 प्लस 1, एन बी कितना आ जाएगा, एक्स बी कितना आ जाएगा 1 के बटा में 4, मात्रक होता ही नहीं है। अब किसका निकालेंगे, जल का। लिखेंगे H2O का मोल अंश, H2O का मोल अंश। तो H2O का मोल अंश का फार्मूला क्या होगा, लिखेंगे XA बराबर, क्या लिखेंगे XA बराबर, फार्मूला क्या लिखेंगे Na, जो यहाँ होगा वही यहाँ होना चाहिए ऊपर, बटे में नीचे तो कॉमन है, Na प्लस NB। XA बराबर बताइए बच्चों Na का मान कितना है, बताइए Na का मान है सर आपका 3, बटे में 3 प्लस 1, तो बताइए XA बराबर कितना आ जाएगा 3 के बटा में 4। यदि आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। यदि इन दोनों को जोड़ने पर मान 1 आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट है, यदि इन दोनों को जोड़ने पर मान 1 नहीं आ रहा है तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट पेज पर अगले प्रश्न को बताने का बेहतर प्रयास करता हूँ। ठीक है, चलिए बच्चों अब अगले पेज पर चलते हैं और अगले प्रश्न को बताते हैं आप सभी लोगों को। ध्यान दीजिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है, भारानुसार मतलब W/W है, भारानुसार 30% एथिलीन ग्लिसरीन ग्लिसरॉल, एथिलीन ग्लाइकॉल है, ग्लिसरॉल है। ठीक है, सॉरी बच्चों थोड़ी सी पढ़ने में गलती हो गई। भारानुसार 30% ग्लिसरॉल के जली विलयन में ग्लिसरॉल के मोल अंश की गणना कीजिए। आपसे ग्लिसरॉल का मोल अंश बोला है बच्चों निकालने के लिए, लेकिन भारानुसार 30% ग्लिसरॉल दिया है, इसका मतलब जो 30% ग्लिसरॉल है इसका मतलब जली विलयन, देखिए 30% ग्लिसरॉल के जली विलयन में, मतलब 30% के ग्लिसरॉल के जली विलयन में जो आपका 30 ग्राम है, 30 जो है वो ग्लिसरॉल है, और जो विलयन है आपका टोटल 100% का है। ठीक है, इसका मतलब भारानुसार का अर्थ ही यही होता है बच्चों कि 30 ग्राम ग्लिसरीन कितने ग्राम 100 ग्राम विलयन में घुला है। बच्चों आपका ग्लिसरॉल जो है, ग्लिसरॉल का भार कितना है, लिखेंगे C2H8O3 का भार कितना दिया बच्चों, WB विलायक है ना 30%, 29 ग्राम लिख सकते हैं। फिर इसका क्या निकालेंगे, अणु भार, क्या निकालेंगे बच्चों, अणु भार निकालेंगे। अणु भार कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, का अणु भार क्या लिखेंगे, MB बराबर बच्चों। अणु भार निकालने के लिए मैं आप लोगों को संख्या बताया हूं, आप लोगों को मान दिया रहेगा, आपको मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, O बराबर 16, H बराबर 1। ठीक है बच्चों, C की संख्या कितनी है 3, मान कितना होता है, C का मान कितना होता है 12। फिर बच्चों O की संख्या, H की संख्या 8 है, देख लीजिए 8, मान कितना होता है 1, प्लस O की संख्या 3, मान कितना होता है 16, तो MB बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ बढ़ते हैं 36 हो जाएगा, फिर प्लस 8 का 8, प्लस इसको जोड़ दीजिए 48 हो जाएगा, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा बच्चों, जोड़ेंगे 36 जोड़ना है, 8 जोड़ना है और 48 जोड़ना है, 8 दूना 16, 16 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 22, 22 की 2 हाथ से लगा 2, फिर बच्चों कितना हो जाएगा 4 3 7, देख लीजिए 4 3 7 2 9, कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों MB बराबर 92। ठीक है, 92 AMU। जैसे ही आपको पदार्थ का भार और अणु भार मिल जाएगा, तुरंत आप मोल निकालेंगे। किसका मोल निकालना है, ये विलेय है। ठीक है, तो NB बराबर क्या लिखेंगे, WB बटे में MB, वैल्यू लिखिए कितना आएगा 30 बटे में कितना है 92 मोल आ गया। आप लोगों का भाग देना चाहें तो दे सकते हैं, कितने से भाग दे सकते हैं बताइए, भाग कितने से दे सकते हैं आप, 2